अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़िज़ा अली है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पीएमसी के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम पीएमसी का मॉक टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ बायोलॉजी पोर्शन को ही सॉल्व करेंगे और इसकी पूरी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक सवाल की मैं आपको कीज़ बताता जाऊँगा। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप सब लोगों को डिटेल्ड कीज़ का पता चल सके विद एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी एमसीक्यूज़। तो हम आज पीएमसी के मॉक टेस्ट नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो इसका जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ आता है, तो पहला एमसीक्यूज़ इधर हमारे से मालूम करता है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। बोला है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस किसके ऊपर अटैक, कौन से सेल के ऊपर अटैक करता है अपनी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है हेल्पर टी सेल इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 2 हमारे से पूछा जाता है। इससे पूछ रहा है हमारे से वायरस आर इंटायरली डिफरेंट from bacteria because they contain DNA, either DNA और RNA। इस वजह से क्यों डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से ये बैक्टीरिया से पूरे तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 3 इधर हमारे से मालूम करता है वायरसेस यूजुअली लिमिटेड टू स्पेसिफिक होस्ट। बोला है कि वायरसेस क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट होस्ट यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल के ऊपर ही अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, दे आर स्पेसिफिक टू सेल रिसेप्टर। इस वजह से वो क्या होते हैं, यूजुअली लिमिटेड होते हैं स्पेसिफिक होस्ट यानी कि स्पेसिफिक वायरस फॉर स्पेसिफिक डिजीज़ भी कह सकते हैं। और या तो हर एक वायरस अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग ऑर्गन के सेल के ऊपर क्या होता है, अटैक करता है। तो ये बात आपको समझ में, ऐसे ये भी एमसीक्यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। तब एमसीक्यूज़ में 4 हमारे से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल सिम्टम ऑफ एड्स। एमसीक्यूज़ में 4 का आंसर है हमारे पास ए सडन वेट लूज इज़ द टिपिकल सिम्टम ऑफ एड्स। तो हमें से पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द डीप थ्रो स्टोमेटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से पूछता है कि द एमसीक्यू नंबर 6 का आंसर एमसीक्यू हमारे से पूछता है एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यू नंबर सी इज़ द करेक्ट। जो एंड प्रोडक्ट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, दिस आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सही। अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 हमारे से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेस्पिरेटरी फ्यूल। तो यार आप सब लोगों को पता है कि ग्लूकोज इज़ द रेस्पिरेटरी फ्यूल। इसका भी हमने आंसर निकाल दिया आपके लिए। तब इधर हमारे से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 का, वो आता है ग्लाइकोजन। तो हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ। इधर हमारे से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि बायोमोलिक्यूल की बात कर रहा है। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल होता है वो होता है वाटर। एमसीक्यू नंबर 10 का भी हमने करेक्ट आंसर लगा दिया। तब हम एमसीक्यू नंबर 11 को देखते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 11 हमारे साथ मालूम करता है मेटाबॉलिज्म इज़ अबाउट, मेटाबॉलिज्म किसके मुतालिक है, इसका मतलब ये। तो एमसीक्यू नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर आता है, यानी कि ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सेल इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, मेटाबॉलिज्म की। तो हमने इसका आंसर बिल्कुल देते ही लगा दिया। तब हम अगले एमसीक्यूज़ पे देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ग्लूकोज फ्रक्टोज। बोला है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हवाले से। एमसीक्यू नंबर 12 का जो आंसर है हमारे पास, यानी ये बोला है कि हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, हैव डिफरेंट मॉलिकुलर फार्मूला, या दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सुक्रोज। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सुक्रोज। ये इनका क्या है, अ ट्रू स्टेटमेंट है। सही है, इस सारी स्टेटमेंट के अंदर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। अभी इसी तरीके से पूछता है, बोलता है कि इफ़ अल्फ़ा हेलिक्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट 360 अमाइनो एसिड्स। सही है, 360 अमाइनो एसिड जो होंगे अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर, जो पॉलीपेप्टाइड होगा बेसिकली, तो उसके अंदर टोटल कितने टर्न होंगे, इधर ये बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोला है कि 33.6 होंगे। कितने होंगे, यानी कि एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड आता है, मेरे पास 100 अमाइनो एसिड आते हैं। तो 360 अमाइनो एसिड का मतलब क्या हुआ, 3.6 टर्न्स हो गए। अब इसी तरीके से हम हमारे अगले एमसीक्यूज़ होगा, जो कि हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ है एमसीक्यू नंबर 14। तो अब एमसीक्यू नंबर 14 हमारे से पूछता है कि इंसुलिन कंसिस्ट 2 पॉलीपेप्टाइड। बोलता है कि इंसुलिन के पास 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं और एक के अंदर 30 होते हैं। बोलता है कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड डज द इंसुलिन कंटेन। तो बोलता है कितने टोटल पेप्टाइड, यानी कि जो बॉन्ड्स बने होते हैं बीच में, हम क्या बोलते हैं,
पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? अमाइनो एसिड के बीच में जो बने होते हैं कितने, यानी कि इसका मतलब होता है कि कितने पॉलीपेप्टाइड बना रही हैं ये दोनों चेनें मिलकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास वो आता है 49, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब इसी तरीके से हम हमारे एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 हमारे से मालूम करता है कि वेन अल्फ़ा ग्लूकोज इज कंडेंस, बोलता है कि जब अल्फ़ा ग्लूकोज किया जाए कंडेंस किया जाए किससे? बीटा फ्रुक्टोज से, तो कौन सा शुगर बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि मेल्टोज बनेगी, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्रोड्यूस मेल्टोज। तब इसी तरीके से हम जाएंगे हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 16 है हमारे पास। वो हमारे से पूछता है व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए सिंपल सी बात है, इस सारी स्टेटमेंट में से एक कोई गलत रॉन्ग है किसके मुतालिक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतालिक। तो हमें वो चेक करनी है। तो इसमें जो सबसे जो हम आप पढ़ के चेक करें, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ वैसे, बिकॉज वीडियो की ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। तो एमसीक्यू नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर मेरे पास वो है डी, बिकॉज दे इनिशिएट न्यूक्लियर डिवीजन। दिस इज़ द रॉन्ग। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है किसके मुतालिक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतालिक। तो हमने ये आपको बता दिया। तो हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ पे, जो एमसीक्यू नंबर 17 हमारे से पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में फ़र्क क्या है? देखिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होती है दे रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनको हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। सही है। तो ये क्या है? करेक्ट आंसर है। ये डिफरेंस है किससे? इसका डिफरेंस है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस है पैसिव ट्रांसपोर्ट से। अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ पे। अगला एमसीक्यूज़ हमारे से पूछता है कि 18th एमसीक्यूज़ होता है विच ऑफ द ऑर्गेनल प्रोटीन विच ऑर्गेनल सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट और रीपैकिंग। लाइक कौन सा ऑर्गेनल होता है जो एक्सपोर्ट और रीपैकिंग में काम में आता है? इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 18 का, वो होता है ए इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो इसी तरीके से अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 19 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 19 बोलता है विच लाइसोसोम ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ऑर्गेनल। यार बहुत आसान एमसीक्यूज़ है, आप इसका चाहे तो मुझे आंसर दे दीजिए। एमसीक्यूज़ नंबर 19 का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, आपका करेक्शन करूँगा अगर आप गलत हुए तो, और आपको खुद को भी पता चल जाएगा। तो हम चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 20 पे। बोलता है विच ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ न्यू प्लांट सेल वॉल। लाइक कि कौन सा सेलुलर सेल का ऑर्गेनल होता है जो प्लांट सेल वॉल की सिंथेसाइज के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। तो इस 20 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है? सी है। क्या है? सी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास किसका? 20th एमसीक्यूज़ का। तब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 21 के ऊपर। तो एमसीक्यू नंबर 21 हमारे से पूछता है कि मैं इसको नीचे करूँ। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस। तो हमारे पास 21 का जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है सेल वॉल। सेल वॉल के बिना जो मटेरियल होगा प्लांट सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 22 हमारे से इधर पूछता है कि इन यूकेरियोटिक सेल वेयर आर द प्रोटीन फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेट। ये यूकेरियोट सेल की, ये हमारे प्लांट्स एनिमल सेल की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सेल के जो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सेल के जो प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पे दिखते हैं? मिटोकॉन्ड्रिया में। इसका भी हमने करेक्ट आंसर आपको बता दिया। तब हम इसी तरीके से हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर आपके 23 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 23 हमारे से पूछता है कि विच सेल सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन। कौन सा सेल क्या करता है? सिंथेसाइज करता है टेस्टोस्टेरोन को। यार टेस्टोस्टेरोन सेल कौन से करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, जिनको हम लेडिंग सेल होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस होती है जिनके पास लेडिंग सेल होते हैं। दे आर प्रोड्यूस करते हैं? वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको मैंने देखते आपको बता दिया। तो हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 24 के ऊपर। अभी बोलता है इन विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विल यू फाइंड ज़ेचुआन सेल। आप नर्वस सिस्टम के अंदर ज़ेचुआन सेल आपको किस में मिलेगा? CNS, PNS, लिम्बिक सिस्टम या सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एमसीक्यू नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है बी। हमको कहाँ पर मिलेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि PNS के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ज़ेचुआन सेल मिल जाएंगे। तब इसी तरीके से हम एमसीक्यू नंबर 25 को पढ़ते। वो बोलता है कुशिंग्स डिजीज़ रिजल्ट्स बिकॉज एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन। होता है कि कुशिंग डिजीज़ कॉज होती है कौन से हार्मोन की ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से? नॉर एड्रीनलिन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल या एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास 25 का वो है सी। किसकी सिक्रेशन की वजह से हो जाती है? एक्सेसिव
सिक्रीशन की वजह से क्या कॉज हो जाता है, कुशिंग डिजीज़। अब इसी तरीके से हम एमसीक्यू नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं। इधर हमारे से एमसीक्यू नंबर 26 का ये आंसर आप खुद देंगे, द टारगेट सेल ऑफ दिस हार्मोन आर प्रेजेंट इन किडनी ट्यूबुल। बोला है कि जो टारगेट सेल्स होते हैं एक हार्मोन के, वो किधर प्रेजेंट होता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सा हार्मोन है, दैट सीधी सी बात पूछ रहा है आपसे एमसीक्यू नंबर 26। तो वो जो एकदम हम करेक्ट आंसर देंगे वो कौन सा हार्मोन है हमारे पास, एल्टेस्टेरोन है। तो अब हम चलते हैं हमारे, ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि दिस इज़ द डिफिकल्ट एमसीक्यूज, इसकी मैंने आपको जब भी बताई। तब बोलता है न्यूरोलीमा सेल्स आर नाउन एज फोटो रिसेप्टर, ओडोंटोब्लास्ट, गैंग्लियन या जेचवान सेल। तो 27 का करेक्ट आंसर हमारे पास कहता है जेचवान सेल। हम न्यूरोलीमा सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा। लीमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन, न्यूरोलीमा न्यूरो यानी कि न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल है उनको हम क्या बोलते हैं, जेचवान सेल। इस वर्ड का मतलब ये था। इसी तरीके से हम एमसीक्यू नंबर 28 पे पढ़ते थे। एमसीक्यू नंबर 28 हमारे से पूछता है विच ऑफ द कंपाउंड जनरेट फीलिंग वेल बीइंग एंड इनहिबिट्स द सेंसेशन ऑफ पेन। बताया है कि कौन सा कंपाउंड जनरेट करता है हमारी एक अच्छी सी फीलिंग को और सेंसेशन ऑफ पेन को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, इनहिबिट कर देता है। यार वो कौन सा हार्मोन होता है, बड़ा ही फेमस हार्मोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, 28 के हार्मोन को एंडोर्फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी मैं इधर डोपामिन लिख रहा था, एंडोर्फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, एंडोर्फिन। नाम आप गूगल पे लिख के इसको सर्च भी कर सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है। तो अब इसी तरीके सर्च करके आप चेक ज़रूर कीजिएगा व्हाट इज़ एंडोर्फिन। तो अब एमसीक्यू नंबर 29 पे आ चुके हैं। तो एमसीक्यू नंबर 29 हमारे से पूछता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन विच एनिमल। देखिए प्रीवियस ईयर यानी कि ये आपका जो पीएमसी का मॉक टेस्ट 3 था, मॉक टेस्ट 1 था, जो पहले अपलोड हो चुके हैं, उन दोनों के अंदर ये पूछा जा चुके हैं ये सवाल। यानी कि दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3 दफ़ा तीनों टेस्ट के अंदर 3 दफ़ा है ये सवाल। तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑफकोर्स नाइडेरियन इज़ द करेक्ट आंसर। नाइडेरियन इज़ द करेक्ट आंसर। तब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ पे। इधर एमसीक्यू नंबर 30 है हमारे पास। वो पूछता है कि सेकोग्लोसिस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट। ये एमसीक्यूज़ भी दूसरी दफ़ा पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, हेमिकॉर्डेट से। इसी तरीके से विच इज़ अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। बोला है इन सारी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के मुताबिक है। तो आप करेक्ट है, तो आप इसको पढ़ के मुझे एमसीक्यू नंबर 31 का भी करेक्ट आंसर दीजिए। मैं आपका नीचे वेट करूँगा, ठीक है। तो इसको अपडेट करके मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो एमसीक्यू नंबर 32 कहता है हमारे से विच फीचर आइडेंटिफाई ड्यूटोसोम। ब्लास्टोपोरमैक्स माउथ, साइकोट डिवाइड स्पायरली, मिजोडम फॉर्म फ्रॉम द डेवलपिंग गट, या फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमर इज़ प्री डिटरमाइंड। तो एमसीक्यू नंबर 32 का जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है सी। क्या आता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। मिजोडम फॉर्म्स फ्रॉम डेवलपिंग गट, ये तो सबको पता है, आसान एमसीक्यूज़ है। अब इसी तरीके से हम जाते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ पे। बोलता है कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स कैटालाइटिक एक्टिव साइट, कैटालाइटिक साइट, बाइंडिंग साइट या एलोस्टेरिक साइट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एक्टिव साइट। कहाँ से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एक्टिव साइट से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब जाते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ पे जो एंजाइम से ही एंजाइम के चैप्टर से। बोलता है द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन can be reduced by inhibitors, is constant under all condition, can not be measured, इसको मेजर्ड ही नहीं कर सकते, या हैज़ नो रिलेशन विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है कैन बी रिड्यूस बाय इनहिबिटर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे कम हो जाता है, जब इनहिबिटर आके अटैक करना शुरू कर दे, यानी कि उसकी कैटालाइटिक साइट के ऊपर आके क्या करना शुरू कर दे, बैठना शुरू कर दे। इस वजह से क्या होगा, रेट ऑफ एंजाइम का यानी कि कैटालाइजेशन स्लो हो जाएगी। तब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ पे जो कि हमारे से पूछता है कि एन एक्टिव एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर। बोला है कि एक एक्टिव एंजाइम है जिसके पास एक क्या कंसिस्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड एपोएंजाइम, हेलोएंजाइम, या और भी ऑप्शन है इसके नीचे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम या हाइब्रिड एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी इज़ द करेक्ट आंसर। हेलोएंजाइम कहते हैं उसे हम, क्या कहते हैं, हेलोएंजाइम। तो अब इसी तरीके से हमारे से अगला एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। वो पूछता है inhibitors which block enzyme by forming weak bond are called competitive inhibitors, non-competitive inhibitors, irreversible inhibitors या डी रिवर्सिबल इनहिबिटर। यार यानी कि वो कौन से इनहिबिटर्स है जो ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम को क्या करके, एक वीक बॉन्ड बना के, उनको हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 36 का डी है। क्या है,
डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। MCQs नंबर हमारे से पूछता है कि 37 विच इज़ मीन बाय एंजाइम डीनेचुरेशन। इसका बहुत आसान आंसर है, तो ये इसका आंसर आप मुझे नीचे दे सकते हैं कि एंजाइम डीनेचुरेशन से मुराद क्या है। तो अब इसी तरीके से हम कुछ MCQs आपसे पूछेंगे, कुछ बाकी MCQs जो मुझे हार्ड लगी मैं खुद आपको बताऊंगा। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मींस ऑल ऑर्गेनिज्म शो रिजेम्बलेंस। ना ये बिल्कुल भी नहीं है। तो 38 का करेक्ट आंसर हमारे पास जो आता है वो एक्चुअली ये आता है, यानी कि द ऑर्गेनिज्म शोज रिसेम्बलेंट बट लेटर चेंज। देखिए जो ऑर्गेनिज्म हो वो क्या करें, फ़र्क शो करें लेकिन बाद के चेंज के अंदर, यानी कि अपनी, यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा डार्विन के अंदर कि डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, ये डार्विन की फीचर थी थ्योरी की। तब हम चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डिपेंड अपॉन अक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक ड्रिफ्ट डिपेंड्स इन पार्ट ऑन हेरिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल या नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज। तो 39 का जो आंसर आता है हमारे पास बेसिकली वो आता है डी डिपेंड्स इन द पार्ट ऑफ ऑन द हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल। फिटनेस किससे डिपेंड की जाती है, यानी कि उसका जो हेरिडिटी है, यानी कि जो उसकी जो हेरिडिटी यानी कि जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, तो इस वजह से वो फिटनेस उस तरीके से डिपेंड की जाती है। तब हम चलते हैं MCQ नंबर 14 पे। तो इसी तरीके से MCQ नंबर 14 हमारे से पूछा जाता है, तो पूछता है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन लाइफ फॉर्म्स कुड अराइज फ्रॉम, लाइक के अकॉर्डिंग टू डार्विन तो लाइफ कहाँ से अराइज हुई है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है MCQ नंबर 14 का वो बेसिकली है ए कॉमन एंसेस्टर। इसी तरीके से हम जाएंगे हमारे अगले MCQs की तरफ। MCQ नंबर 41 इधर हमारे से पूछता है कि इन इंटरस्टिशियल नहीं, इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट द गिल slits are modified to form air muscle, स्टेचियन ट्यूब, लायरनेक्स या लंग्स। 41 का करेक्ट आंसर है स्टेचियन ट्यूब्स। सही है। इसी तरीके से हम चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। अगला MCQ हमारे से पूछता है द सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी। अब चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। वो पूछता है हमारे से द डिस्टल ब्लाइंड एंड ऑफ मेलपेन ट्यूब्यूल बाथ फ्रीली विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई इसका करेक्ट आंसर 43 का वो है टी, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। इसी तरीके से अगर हम हमारे MCQ नंबर 44 पे जाएँ तो बोलता है हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर ऑफ विच टाइप, यानी कि हंगर कॉन्ट्रैक्शन की भूख लगना वो कौन सी टाइप है, तो इसका आपने जो आंसर है 44 का वो है डी इनवॉलेंट्री, क्योंकि क्या बोला इनवॉलेंट्री कहा है। तो इसी तरीके से हम MCQ नंबर 45 पे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 45 हमारे से कहता है पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉकरोच, गिजर्ड, क्रॉप, रेक्टम, हेपेटिक, सीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास 45 का वो है हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर, क्रॉप। यार ये MCQs आउट ऑफ सिलेबस भी हैं इसमें बहुत सारे, तो आपको प्रिपेयर लेके जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप पूरा होम्योस्टेसिस पढ़ें, होम्योस्टेसिस की एक्सक्रीशन का पूरा सिस्टम पढ़ें, बॉटनी का भी पढ़ें, ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम को भी पढ़ के जाएँ, ताकि आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन से डील कर सकें एट द टाइम ऑफ एप्टीट्यूड। तो हम सॉल्व करते हैं 46 को। वो बोलता है एक्सेप्शनली द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट बाय रूट प्रेशर इज़ अबाउट हाउ मेनी KPa। यानी कि कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, तो बताइए 46 का करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 800 KPa। इसको आपने अलग से नोटबुक बना के लिख लेना है। फिर हमारे से पूछता है कि 47 का जो करेक्ट आंसर आता है वो हमारे से पूछता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। बहुत आसान है, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है बहुत ही निहायत ही आसान करेक्ट आंसर है वो है ऑस्मोसिस। इसी तरीके से द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड एज कार्बन ऑक्सी होमोग्लोबिन, यानी कि बोला है जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की किस तरीके से लिया जाता है, कितने परसेंटेज ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो 10, 15, 20, 25। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है सी इज़ अ 20%। अब चलते हैं हमारे MCQ नंबर 49 पे। MCQ नंबर 49 में हमें से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, सिस्ट, स्पोर, सेल वॉल, कैप्सूल। यार बहुत आसान है, बहुत आसान इसका आंसर है 49 का ऑफकोर्स स्पोर प्रोवाइड करते हैं। स्पोर बेसिकली फाउंड इन फंजाई एंड ऑल्सो बैक्टीरिया, फॉर्म इन फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये प्रोवाइड करते हैं हीट रेजिस्टेंट।
इसी तरीके से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू रिलीज सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 50 का करेक्ट आंसर हमारे पास आता है ए, सल्फर। इसको भी आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फॉर द स्टेरिलाइजेशन, यानी फॉर द स्टेरिलाइजेशन पर्पस जनरली एक्सरेज आर यूज्ड विच कॉस्ट। बोला कि जो स्टेरिलाइजेशन की पर्पस से एक्सरेज जो यूज़ की जाती हैं वो क्या कॉज करती हैं? म्यूटेशन इन बैक्टीरियल जीनोम, डिनेचरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, या इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया टू बिकम पैथोजिन। तो इसका करेक्ट आंसर 41 का है, और 51 का करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, डिनेचरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन कॉज बाय एक्सरेज। सही है। इसी तरीके से हम जाते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 52 पे। एमसीक्यू नंबर 52 हमारे से पूछता है कि बैक्टीरियल सेल इन्वेलप डज नॉट इंक्लूड। बोला कि बैक्टीरियल सेल के इन्वेलप के अंदर क्या नहीं आता, ये एमसीक्यूज वापस पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कैप्सूल। स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज़ द कैप्सूल। तो हमें अगले एमसीक्यूज में जाना है। बाकी एमसीक्यूज के जवाब आप देंगे, हो सकता है पिछले दफ़ा पूछे जा चुके हैं। तो बी प्रिपेयर। तो हम आपसे पूछते हैं कुछ एमसीक्यूज। आप पेरिप्लाज्मिक स्पेस इस, चलें इसका करेक्ट आंसर बताएं 53 का। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। दूसरा करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं मुझे, मैं नीचे आपका करेक्ट आंसर का वेट करूँगा। सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड आउटसाइड द टेस्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड आउटसाइड द टेस्टिस। बताएं 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 बताएं। इसका करेक्ट आंसर 54 का मैं बता देता हूँ, यूरोजेनाइटल डक्ट। दिस इज़ द दिस पार्ट इज आउटसाइड द टेस्टिड। सिंपल सी बात है। तो अब चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पे। वो पूछता है वेयर सेटोली सेल आर प्रेजेंट द मेल। इसका भी करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जब भी आपसे पूछा मैंने। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पे। वो हमारे से पूछता है कि सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इन oocyte is complete during when a worm is discharged from ovary, just before fertilization, before the onset of menstrual cycle, या menstruation, when oocyte is fertilized। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, या आप ही मुझे, चले इसका आंसर आप मुझे दीजिए। एक और आपके लिए बड़ा प्यारा सा एमसीक्यू, उसका जवाब चाहिए मुझे आपसे। नीचे मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगा। बर्थ ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एट एस बर्थ केनाल। बताएं कौन सा एक्ट करता है बर्थ केनाल का। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास, आप बता सकते हैं विजाइना। सही है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पे। अब इसी तरीके से 58 एमसीक्यूज पूछता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एग इन ओवरी प्रोवाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जर्म सेल, मदर एग सेल, या फॉलिकुलर सेल, या एंडोमेट्रियल सेल। बहुत आसान आंसर है, दिस इज़ द आंसर, फॉलिकुलर सेल प्रोवाइड करते हैं। सही है। तब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज के ऊपर, जो हमें एमसीक्यूज नंबर 59 है। इसका आंसर आप देंगे मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय डेंस टफ कनेक्टिव टिश्यू डेट इज़ रिच इन कोलेजन फाइबर। अब बताएं चलें, इसका जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। 59 का भी सही है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू से। ये तो बहुत आसान है, ये आपने पढ़ा होगा, सपोर्टेड मूवमेंट के सारे बहुत आसान होते हैं। तो इसके तो आप आंसर एमसीक्यू में 60 का भी आंसर दीजिए। नेम द जॉइंट डेट अलाउ स्कल टू रोटेट ऑन योर स्पाइन। बताएं वो कौन सा जॉइंट है, बताएं जल्दी से बताएं, बहुत आसान जॉइंट है। ह्यूमरस मेक्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विथ। बताएं ह्यूमरस किससे बनाती है, क्लेविकल से बनाती है। इसका करेक्ट आंसर यही है, सीधा सा आंसर, बिना, क्योंकि यार आप ये तो बुक की लाइन है सीधी सी। अब इसी तरीके से हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पे। हिप जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट, मास्टिकेट जॉइंट, या कार्टिलेज जॉइंट। इसका भी जल्दी से आप मुझे आंसर दे सकते हैं। ये भी बहुत आसान है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने बता दिया इतनी देर में, तो अगर आपने आंसर नहीं दिया मुझे। 63 का करेक्ट आंसर है, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ट्रेड, जीन, जीनोटाइप, या ये मैं पिछले एमसीक्यूज में बता चुका हूँ, तो आप मुझे वापस बता सकते हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट किए। मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रिप्लाई किया मेरी वीडियो के नीचे। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो के नीचे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी इशू होता है हम उसको डील करेंगे, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी, क्वेश्चन होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि आप अपने एप्टीट्यूड में परफॉर्म कर पाएँ। तब हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यू नंबर 64। लिंकेज रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ। बताएं लिंकेज कौन सी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करता है, जल्दी से बताएं इसका आंसर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ये एमसीक्यूज इनहेरिटेंस में से, यानी जेनेटिक्स में से, तो ये आप मुझे बता सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 65 का भी आंसर आप मुझे दे सकते हैं। बाकी तीनों के आंसर, इन सब के आंसर आप देंगे। मैंने आपको इतने सारे आंसर बताए, आप भी तो कुछ बता सकते हैं ना मुझे, ताकि मेरे को कमेंट आए, बहुत सारे लोगों के सवाल आएँ। चलें जल्दी से बताएँ, ये भी बहुत आसान एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट, यानी कि इनमें से कौन सा
कौन सा डोमिनेंट एक्सटिंक्ट ट्रेट है, बताएं जल्दी से। तो जल्दी से बता सकते हैं, ये बहुत आसान है, आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, तो पता है आपको, चलो जल्दी से बता दो। अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। MCQ नंबर 67 है, वो हमारे से पूछता है कि 67 रिलेटिव्स बोला, 67 MCQs बोलता है कि 67 बोलता है रिलेटिव्स वो हैव चिल्ड्रन टुगेदर हैव मच हायर रिस्क ऑफ हैविंग चिल्ड्रन इफेक्टेड बाय। सही है, तो अब इसका भी करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। चलें अब इसका भी आंसर आप दीजिए ताकि मेरे को भी पता चले कि आपके पास कितनी नॉलेज है, जो लोग मुझे देख रहे हैं। 68 का आंसर आप मुझे वीडियो को पॉज करके ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारे आज का जो हमारा PMC का मॉक टेस्ट नंबर 2 है वो भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। एंड के 5 से 10 क्वेश्चन इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ ताकि आपका भी एक लेवल आए। जो MCQs नहीं आते वो मैं आपको बता दूंगा, अगर उसकी आप गलत आंसर भी मुझे कमेंट करते हैं तो खैर है, मैं आपको वापस उसकी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट कर दूँगा। अब इसी तरीके से अगर आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ इसमें आपने कुछ नई चीज़ सीखी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ को सब्सक्राइब कीजिए।